हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो अपनी पिछली वीडियो में हम 15 सवाल कर चुके थे। इस वीडियो में स्लाइड का क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल। फाइंड द रेट परसेंट इफ टाइम एंड रेट आर न्यूमेरिकली इक्वल। वो आपसे कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज उसका 1/9 गुना हो जाता है यदि समय तथा दर संख्यात्मक इनका अगर मान जो है वो बराबर हो, यानी जितने प्रतिशत दर है उतने ही साल का समय हो। 5% दर तो 5 साल का समय, 12% दर तो 12 साल का समय, यानी दर और समय जो है वो न्यूमेरिकल इक्वल है। तो आपको ये बोला गया कि भाई जो पैसा जो है, जो ब्याज है, वो धनराशि का 1/9 गुना हो जाता है। तो 1/9 किसी का, मैं कहूँ अगर मूलधन 9 रुपये है तो ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 1 रुपया। ठीक है, ब्याज धनराशि का 1/9 गुना होना मतलब अगर मूलधन 9 रुपए तो ब्याज 1। तो हमें पता है भाई सिंपल इंटरेस्ट SI किसके बराबर होता है, PRT/100। तो ब्याज अगर 1 रुपये, SI आपका होता है साधारण ब्याज 1 रुपया, तो बराबर भाई मूलधन कितना 9 गुणा में दर और समय बराबर है, तो मैं T को भी R ही लिख सकता हूँ। तो मैं कहूँगा ये R और ये भी R बटा में 100। ठीक है, तो ऐसे R का स्क्वायर मिल गया 100/9, तो कि हमें साफ साफ दिख रहा है भाई 10/3 का स्क्वायर। तो भाई R कितना आ जाएगा 10/3। 10/3 मतलब 3 सही 1/3%। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आप सब लोगों को ये। चलिए, आसान था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल इफ रेट एंड टाइम आर न्यूमेरिकली इक्वल। बिल्कुल वैसे सवाल है पहले जैसा कि भाई किसी धन का साधारण ब्याज धन का 1/4 गुना हो जाता है यदि समय और दर के संख्यात्मक मान बराबर हों। भाई ब्याज धन का 1/4 गुना हो गया, तो मैं कहूँ अगर मूलधन 4 रुपये है तो 1 हो गया मेरा ब्याज। ठीक है, अब साधारण ब्याज बराबर PRT/100, वहाँ पे चिपका दो इसको। तो ब्याज हो गया 1 बराबर में P, यानी आपका मूलधन 4 गुणा में दर और समय बोला आपको बराबर है, तो दर को भी R लिखता हूँ और समय को भी R लिखता हूँ बटा में 100। ठीक है, तो यहाँ से R का स्क्वायर आपको मिल जाएगा भाई कितना 25। तो यहाँ से R आ गया +-5, लेकिन दर कभी माइनस में नहीं होती, तो मैं कहूँगा प्लस का 5। भाई ऑप्शन बी 5% इज द राइट आंसर। ठीक है, बेसिक सा सवाल था, आसान था, कर सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इन 12 ईयर्स इज 3 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आपको बोला गया भाई कोई जो धन है साधारण ब्याज से 12 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज जो है वो 3 गुना हो गया मूलधन का। ठीक है, एक तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, भाई आपने मान लो इसमें मूलधन 100 रुपये है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा भाई इसका 3 गुना, यानी 300 रुपये हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये कितने सालों में हुआ है भाई, 12 सालों में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप दर बताएं। तो भाई मूलधन किसके बराबर, PRT/100, ना सॉरी, ब्याज किसके बराबर, PRT/100। ब्याज हो गया 300, मूलधन हो गया आपका 100, दर आपसे पूछी गई है और समय आपको दे रखा है 12 साल। ये 2 0 से 2 0 उड़ गए, तो R कितना आ जाएगा भाई 300/12 यानी 25%। सो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाई आपको ये बोला गया था जो मूलधन जो है उसका 3 गुना ज्यादा मिलता है हमें ब्याज, यानी अगर मूलधन 100 रुपये है तो ब्याज मिलेगा 300 रुपये। और ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है 12 सालों में। तो देखो 12 सालों में जब 300 रुपये ब्याज मिला तो हर साल कितना मिला होगा भाई, मैं कहूँगा 300/12, यानी कि 25 रुपये ब्याज मिला होगा हर साल। अगर मूलधन 100 रुपये है और ब्याज अगर 25 रुपये मिल रहा है तो कितना % हो गया, 25% ही तो हुआ। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, ऑन ए सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6.25 ईयर्स बिकम 3/8 ऑफ द सम। ठीक है भाई, किसी निश्चित धनराशि
6 सही 1/4 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज धनराशि का 3/8 हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको दे दिया साधारण ब्याज जो है वो धनराशि का 3/8 हो रहा है। अब प्रतिशत अगर आप लोगों ने ढंग से की है तो इस सवाल को आप मुंह जबानी कर सकते हो। भाई 3/8 कितना प्रतिशत होता है भाई? 37.5%। तो 37.5% ब्याज मिला कितने सालों में? 6.25 सालों में। ठीक है, 6.25 सालों में 37.5% ब्याज मिला। तो हर साल कितना मिला होगा? मैं कहूँगा 37.5 बटा में 6.25, भाई 6% ब्याज मिला होगा हर साल। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है। अगर ऐसे समझ में न आई चीज़ें तो ये देखो भाई, मूलधन का 3/8 मिल रहा है मुझे ब्याज, तो मैं कहूँगा 3/8 मूलधन का। तो अगर मूलधन को मैं 3 मानूं तो ब्याज कितना हो जाएगा भाई? ना, मूलधन को अगर 8 मानूं तो ब्याज हो जाएगा 3 रुपया। ठीक है, तो 3 रुपये ब्याज मिल रहा है जब मूलधन वो 8 रुपये, कितने सालों में? 6.2 सालों में। तो पूछा आपसे भाई दर कितनी थी? SI बराबर PRT/100 पे चिपका दो, सब कुछ तो दे रखा है, रेट आ जाएगी यहाँ से। भाई ब्याज कितना? 3 रुपये बराबर मूलधन कितना? 8। दर आपसे पूछी गई है। समय कितना? 6 सही 1/4 वर्ष, यानी 25/4 वर्ष। ठीक है, 25/4। तो 25 यहाँ पे 4 में नीचे लिख देता हूँ, ये 100 के साथ यहाँ पे आ गई 4। ठीक है, 25/4 हो गई। तो ऐसे आप R का मान निकाल सकते हो। ठीक है, काट लो चीज़ों को, जो कट रहा है वो। तो 25 काट देगा इसको 4 पे, ये 4 इसको काट देगा 2 पे, ये 2 इसको काट देगा 2 पे। तो R आ जाएगा 3 दूनी 6%। ठीक है, अपने हिसाब से काट लेना, किसे पहले काटना है किसे बाद में, इट्स ऑल अप टू यू। आंसर आपका यही आएगा 6%। चलिए भाई नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज 10:12। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना है? 1 वर्ष बाद मूलधन व मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो भाई, मूलधन और मिश्र धन, इनका अनुपात आपको दे दिया 10:12। ठीक है, अगर मूलधन 10 रुपये है तो मिश्र धन होगा 12 रुपये। तो ब्याज कितना हो गया भाई? 2 रुपये का ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया 2 रुपये का। तो 2 रुपये ब्याज मिल रहा है 1 साल बाद, कितने रुपए पे? 10 रुपये पे। तो कितना प्रतिशत मिल रहा है भाई? 20% हो गया। भाई 2 रुपये कितना प्रतिशत होता है? 10 का 20% होता है। ठीक है, इसको वैसे देखो, कोई चीज़ 10 से 12 हो रही है 1 साल में, तो 10 से 12 होना मतलब 20% बढ़ जाना, कुछ करना ही नहीं था सवाल के अंदर। तो ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 20%। चलिए भाई नेक्स्ट। ए सर्टेन अमाउंट बिकम्स 3 times in 4 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट, इन व्हाट टाइम इट विल बिकम 7 times। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो वह कितने वर्ष पश्चात 7 गुना हो जाएगी? ठीक है भाई, ठीक है, बड़े आसान आसान से सवाल होते हैं, इनमें कभी मिस्टेक मत करना। देखो भाई, 4 साल में कोई चीज़ 3 गुना हो गई, तो कोई भी संख्या अपने आप की 3 गुना कब होगी? जब मैं उसके अंदर खुद की या उस संख्या की 2 गुना जोड़ दूंगा, तो अपने आप की 3 गुना हो जाएगी। क्योंकि हर संख्या अपने आप की 1 गुना तो होती है, अगर उसमें मैं 2 गुना और जोड़ दूं तो 3 गुना हो जाएगी। अगर किसी की में मैं उस संख्या का 8 गुना और जोड़ दूं तो वो 9 गुना हो जाएगी, क्योंकि 1 गुना तो थी खुद की। तो किसी भी संख्या को खुद का 3 गुना होने के लिए उसमें खुद का 2 गुना जोड़ना जरूरी है। ठीक है, तो 2 गुना जोड़ने के लिए, यानी वो जो 2 गुना है वो क्या हो गया? वो ब्याज हो गया। अब किसी संख्या को 7 गुना बढ़ाना है तो 6 गुना जोड़ना पड़ेगा। तो 2 गुना ब्याज कब बन रहा है? कितने सालों में? मैं कहूँगा 4 सालों में। तो 6 गुना ब्याज कितने सालों में बनेगा भाई? 2 का 3 गुना हो गया 6, तो 4 का 3 गुना कितना? एक तो पता चल रहा है अभी 12 साल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, समझो थोड़ा चीज़ को, या तो इसको ऐसे देख लो। हाँ, एक बार तो ये देखो कि भाई कोई संख्या अपने आप की 3 गुना हो रही है, मतलब उसमें 2 गुना जुड़ रहा है। वो 2 गुना क्या है भाई? वो ब्याज ही तो है।
भाई यहाँ पे ब्याज की बातें चल रही हैं, तो मैं कहूँगा 2 गुना ब्याज कितने समय में मिल रहा है? 4 साल में। यही हुआ, 4 साल में 2 गुना ब्याज मिला। अब किसी संख्या को खुद का 7 गुना होने के लिए उसमें खुद का 6 गुना जोड़ना पड़ेगा। तो वो 6 गुना क्या है? वो ब्याज ही तो है। तो 6 गुना ब्याज कितने समय में बनेगा भाई? 2 को 3 से गुणा किया 6, तो 4 को 3 से गुणा कर दो, मैं कहूँगा 12 साल। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक तरीका और है इसको समझाने का, थोड़ा दिखा देता हूँ। देखो 4 साल में 3 गुनी हो रही है। यानी 1 रुपया जो है वो 4 साल में कभी तो 2 बना होगा, फिर वो 3 बना होगा, फिर वो 4 बनेगा, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। ठीक है भाई, 3 गुनी हो रही है वो 4 साल में, यानी यहां तक आने में उसे 4 साल लगे, तो 2 साल यहां लगे होंगे और इसके बाद 2 साल यहां लगे होंगे। भाई ये तो हुआ होगा, क्योंकि साधारण ब्याज के केस में क्या होता है, जब ब्याज बराबर बढ़ रहा है तो मैं कहूंगा भाई वो बराबर समय था तभी वो बराबर बढ़ रहा है। बराबर समय में बराबर ब्याज बनता है। तो 1 से 3 तक पहुंचने के लिए भाई 2 बार जंप लग रहे हैं, एक बार 2 पे आऊंगा फिर 3 पे आऊंगा, तो यहां तक आने में उसको 4 साल लगे। इसका मतलब 2 साल यहां लगे थे, 2 साल यहां लगे थे, यानी हर एक बढ़ने पे उसको 2 साल लग रहे हैं। अब 2 साल यहां लगेंगे, 2 यहां, 2 यहां और ऐसे ही 2 यहां। तो कितने बार 2 आ गया भाई? 2, 4, 6, 8, 10, 12 साल बाद वो कितनी बन जाएगी? अब 7 बन जाएगी। ठीक है, मतलब 7 गुनी हो गई है। वो 1 थी, 1 से 7 बन रही है, तो मतलब 7 गुनी हो रही है खुद की। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। A certain sum of money doubles itself in 5 years. It will become 4 times of itself is। ठीक है, वैसा ही सवाल है पहले वाला जैसा, कोई अंतर नहीं है भाई। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में खुद की 2 गुनी हो गई, तो खुद की 2 गुनी होने के लिए खुद का 1 गुना मिलाना पड़ेगा खुद में। तो भाई खुद अपने आप का 1 गुना तो है ही, 1 गुना और मिला दूं तो अब वो 2 गुनी हो गई। तो 1 गुना मिलाने के लिए 1 गुना जो मिला वो ब्याज ही तो बना, उसके लिए 5 साल लग गए। तो 4 गुनी होने के लिए कितनी? तो 4 गुनी होने के लिए उसमें खुद का 3 गुना मिलाना पड़ेगा। तो 1 गुना मिलाने में 5 साल लग रहे हैं, तो 3 गुना मिलाने में 15 साल लगेंगे। एक तो ऐसे ही साफ साफ पता चल रहा है बिना पेन के कि 15 साल इसका उत्तर है। ऐसे समझ में नहीं है तो ये देखो 2 गुनी हो रही है 5 साल में, तो 2 गुनी होने के लिए 1 गुना मिलना पड़ेगा खुद में ही। तो 1 गुना ब्याज कितने साल में? 5 साल में। आपसे पूछा है भी खुद का 4 गुना होना है उसे, तो खुद का 4 गुना होने के लिए उसमें खुद का 3 गुना जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 गुना तो खुद की है ही। तो खुद का 3 गुना जोड़ना पड़ेगा, यानी 3 गुना ब्याज जोड़ना पड़ेगा उसके अंदर। तो 1 से 3 पे आने के लिए 3 से गुना किया, 5 को 3 से गुना कर दो भाई 15 साल लगेंगे। ठीक है, ऐसे समझो। यूं अगर चीजें क्लियर नहीं है तो ये देखो कोई राशि 1 थी, दुगनी हो गई ना, हाँ 5 सालों में दुगनी हो गई, 1 से 2 बन गई, वो कितने साल में? 5 साल में। ठीक है, अब उसे 4 गुनी होनी है, तो 1 से 2 हुई है वो 5 साल में, तो अब वो 2 से 3 होने के लिए फिर से 5 साल और लेगी, और फिर 3 से 4 होने के लिए वो फिर से 5 साल और लेगी। ठीक है, तो 5 साल यहाँ लगे, फिर 5 साल यहाँ लगे, और फिर 5 साल यहाँ लगे। सो 3 बार 5 साल आएंगे, तो मैं कहूँगा कुल समय जो लगा वो होगा 15 साल। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आप सब लोगों को ये। चलिए भाई नेक्स्ट। A certain sum of money at simple interest amounts to rupees 520 in 5 years and 568 in 7 years. Then find the sum of money। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है भाई। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्षों में तो बन गई 520 रुपए और 7 वर्षों में बन गई 568 रुपए। ठीक है, कोई धनराशि थी, आपने उसको ब्याज पे दिया, 5 साल बाद अब वो बढ़ के कितनी हो गई? 520 रुपए, और 7 साल बाद हो गई 568, तो यानी कि 2 साल और लगे अब उसको 568 तक पहुंचने में। तो मान लो ये वो धनराशि थी आपकी P।
5 साल बाद बन गई 520। कितना समय लगा? 5 साल। और 7 साल में बनी है 568, यानी 2 साल और लगे अब उसे 568 होने में, यहां से 2 साल। ठीक है, धनराशि 5 साल बाद बन गई 520 और उसके और 2 साल, यानी कि स्टार्टिंग से 7 साल के बाद अब ये बन गई 568। तो देखो 2 साल में कितनी बढ़ी भाई? 520 से 568, 48 रुपये। तो हर साल कितनी बढ़ रही थी? मैं कहूँगा 48 का आधा 24 रुपये। ठीक है, ये बात आ गई ना। 2 साल में बढ़ी 48 रुपये, तो हर साल 24 रुपये बढ़ रही थी। तो हर साल 24 रुपये बढ़ रही थी, तो या 5 सालों में कितनी बढ़ी होगी भाई? 1 साल में 24 रुपये बढ़ रही है, तो 5 साल में 120 रुपये बढ़ी होगी। यानी वो 120 रुपये बढ़ने के बाद 520 बनी है, तो पहले वो कितनी रही होगी? मैं कहूँगा इस 520 में से 120 घटा दो, कितना भाई? 400। ठीक है, यानी 400 रुपये वो शुरुआत में थी। ऑप्शन सी 400 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज के केस में क्या होता है, बराबर समय पे ब्याज जो है वो बराबर मिलता है। ठीक है, यहाँ पे 2 साल में ब्याज अगर 48 रुपये मिल रहा है, तो हर 2 साल में 48 मिल रहा होगा। ठीक है, लेकिन मल्टीपल जो है, ये जो 5 है, 2 का मल्टीपल था नहीं, तो मुझे पहले 2 से 1 पे आना पड़ा। 2 साल में 48 रुपये, तो 1 साल में 24, जब 1 साल में 24 तो 5 साल में 120, यानी 120 रुपये बढ़ने के बाद 520 बनी थी, तो पहले डेफिनेटली वो 400 रुपये थी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। A certain amount becomes rupees 2800 in 3 years and rupees 3000 in 5 years. Find the amount and rate of simple interest. ठीक है, आपसे अमाउंट भी पूछा है और रेट भी पूछी है, दोनों काम पूछ लिए। भाई कोई धनराशि 3 वर्ष में 2800 रुपये और 5 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि तथा साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, लगभग वैसे सवाल है पहले वाले जैसा। आपने मान लिया वो धनराशि थी P रुपये। ठीक है, अब ये 3 साल के बाद हो गई 2800। कितना समय लगा? 3 साल। और 5 साल के बाद हो गई 3000, यानी अब 2 साल और लगे उसे। ठीक है, यही होगा। 3 साल में 2800 हो रही है और 5 साल में 3000, तो मैं कहूँगा 2800 के बाद 2 साल और लगे। तो 2 साल में देखो कितनी बढ़ गई? 2800 से 3000 हो गई, 200 रुपये बढ़ रही है, यानी हर साल कितनी बढ़ी होगी? 100 रुपये। ठीक है, हर साल 100 रुपये ब्याज मिल रहा है, यानी इसका मतलब तो हर साल 100 रुपये, तो 3 सालों में कितनी बढ़ी होगी? 300 रुपये। यानी यहाँ पे P कितना हो जाएगा? इस 2800 में से 300 घटा दो, मैं कहूँगा 2500 रुपये। यानी मेरा मूलधन कितना हो गया? 2500 रुपये। ठीक है, 300 कैसे आया? हर साल 100 रुपये बढ़ रही थी, तो 3 सालों में कितनी बढ़ी होगी? 300 रुपये। तो 300 रुपये बढ़ के कोई चीज़ 2800 हुई, यानी वो पहले 2500 थी। अब 2500 2 ऑप्शन में है, ए और बी तो कट गई। अब दर कितनी है भाई? 100 रुपये बढ़ रही है हर साल, 2500 मूलधन है, तो भाई 100 जो है वो कितना परसेंट होता है 2500 का? ठीक है, 4%। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाई 100 रुपये बढ़ रही है कितने पे? 2500 पे, तो 100 कितना परसेंट होता है 2500 का? चार % ठीक है, कि मूलधन तो था 2500 रुपये और 4% की दर से वो बढ़ रहा था, तो 2500 का 4% होता है 100 रुपये। ठीक है, आसान था। चलिए भाई नेक्स्ट। A sum of money becomes 4000 in 2 years and 5500 in 4 years 6 months. सेम सवाल वैसा ही। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक ही दर पर 2 वर्ष में 4000 रुपये और 4.5 साल बाद 5500 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो ये आपका मूलधन है, 2 साल बाद ये हो गए 4000 रुपये। ये काम हुआ है 2 साल में, और 4.5 साल में ये बन गई 5500 रुपये। 2 साल तो हो चुके, अब 2.5 साल और लगेंगे और ये बन गई 5500। ठीक है, तो देखो 2.5 साल में कितनी बढ़ गई? 4000 से बढ़ के 5500 हो गई, 1500 बढ़ी। अब 2.5 साल में 1500, 600 और फिर 600 का आधा।
ठीक है, 1200 और 300, 1500 बैठ रहे हैं भाई। 2.5 साल में 1500, तो हर साल कितना, मैं कहूँगा 1500 बटा में 2.5, कितनी, 600 रुपये। ठीक है, इसका मतलब हर साल ब्याज बन रहा था इसका 600 रुपये। तो 2 साल में कितना बना होगा भाई, 600 गुणा में 2, 1200 रुपये। तो 1200 रुपये बढ़ के ये 4000 बनी है, तो पहले कितनी रही होगी, डेफिनेटली 2800 रही होगी। यानी मूलधन कितना था, 2800 रुपये था। अब आपसे दर पूछिए, 2800 रुपये मूलधन पे हर महीने आपको 600 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 600 कितना प्रतिशत होता है 2800 का, बस यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आप निकाल लो भाई, 600 बटा में 2800 गुणा में 100। ठीक है, 2 जीरो उड़ गए, यानी 300 बटा 14, यानी 150 बटा 7, 150 बटा 7, यानी 21 सही 3 बटा 7। ये रहा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 600 बटा 28 यानी 300 बटा 14 यानी 150 बटा 7, तो 7 दूनी 14, 10 बचा, 7 एकम 7, फिर 3 बचा, सो 21 सही 3 बटा 7% इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। देखिए, परमेश्वरन 12,000 रुपये 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया तथा दूसरी राशि 20% वार्षिक दर से निवेश किया। यदि 1 वर्ष बाद कुल निवेशित राशि पर साधारण ब्याज का वार्षिक दर 14% था, तो कुल कितनी राशि निवेश की गई। ठीक है, देखो भाई, वो कह रहा है भाई 12,000 रुपये तो उसने 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किए, और कोई और राशि भी थी उसको उसने 20% की दर से निवेश किया। ठीक है, 12,000 को 10% की दर से, किसी और राशि को 20% की दर से, और जब मिला के उसने 1 साल के बाद देखा दोनों को मिला के, तो उसने देखा कि उसको 14% ब्याज मिला, तो कुल उसने कितनी धनराशि मिलाई थी। अब एक तो इसको एलिगेशन से कर सकते हो, आपने चैप्टर कर लिया होगा अब तक एलिगेशन। भाई जब 2 अलग अलग आपको दे रखे हों कि भाई एक क्लास के अंदर बॉयज़ का स्कोर ये है, औसत गर्ल्स की औसत ये है, दोनों की मिल के औसत ये है, तो आप निकाल सकते हो दोनों किस अनुपात में थे। तो देखो, एक जगह वो पैसा दे रहा है 10% की दर पे, दूसरी जगह दे रहा है 20% की दर पे, और दोनों को मिला के उसको पैसा मिल रहा है 14% की दर से। तो मैं ये पता कर सकता हूँ कि वो जो दोनों पैसे थे वो किस अनुपात में थे। ठीक है, तो देखो 10% की दर से कुछ पैसा जो कि है 12,000 रुपये, और 20% की दर से दूसरा पैसा जो कि हमें निकालना है, ये जब मिला दर बन गई 14%। तो यही करते हो भाई, 20 में से 14 गए कितने, 6, और 14 और 10 का अंतर कितना भाई, 4। तो मैं ऐसे कह दूंगा मेरा उत्तर हो जाएगा 3:2, यानी 3:2 में वो पैसा था जो मैंने 10% और 20% की दर से लगाया। लेकिन 10% की दर से कितना लगाया भाई, 12,000। इस 3 की जगह कितना दे रखा है, 12,000। तो उसने आपसे पूछा है कुल कितना पैसा लगा, कुल कितना लगा है भाई, 3 और 2 मिलके 5 हो रहा है। 3 अगर बराबर है 12,000 के, तो 5 किसके बराबर, मैं कह दूंगा 20,000 के। ठीक है, 12,000 बटा में 3 गुणा में 5, मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर एलिगेशन आप लोगों ने नहीं किया है या कोई और तरीका आपको देखना है तो एक और तरीका बता देता हूं इसका। इस सवाल को ऐसे समझो कि भाई 12,000 रुपये 10% की दर से दिए, इसमें आई विल रिकमेंड कि आप एलिगेशन से ही करो। तो 1 वर्ष बाद कुल कितनी धनराशि, 14% ब्याज। ठीक है, इसको एलिगेशन पे रखो, दूसरा वाला मेथड आपको थोड़ा लेंदी पड़ेगा। चलिए भाई नेक्स्ट। देखिए भाई,
₹4000 की राशि को 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। एक भाग 8% साधारण ब्याज की दर पे और दूसरा 10% साधारण ब्याज की दर पे। यदि वार्षिक ब्याज ₹352 हो तो बताइए राशि 8% ब्याज दर पर कितनी राशि ब्याज दी गई थी। ठीक है, एक तो इसको एलिगेशन से कर सकते हो भाई, ₹4000 जो है टोटल, उसका आप कुछ हिस्सा दे रहे हो 8% ब्याज पे, कुछ हिस्सा दे रहे हो 10% ब्याज पे, और ये आपको पता चल जाएगा कि दोनों मिलके आपको जो ब्याज मिला है वो कितना प्रतिशत है। दोनों पे मिलके आपको जो ब्याज है वो कितना मिला है, ₹352। तो ये ₹352 जो है वो 4000 का कितना प्रतिशत है आप ये निकाल लो। ₹352 ब्याज मिला 4000 पे, तो वह कितना प्रतिशत हो गया। %8.8, यानी उसने कुछ हिस्सा दिया था 8% ब्याज पे, कुछ हिस्सा दिया था 10% ब्याज पे, और दोनों मिलके उसे जो ब्याज मिला दोनों से मिलके वो मिला 8.8%। ठीक है, तो आप एलिगेशन लगा सकते हो यहाँ से, 8% पे 10% पे मिलाया तो मिल गया 8.8%। भाई किस अनुपात में मिला होगा, इसको 88 मान लो, इसको 80, इसको 100, तो 100 में से 88 गए 12, 88 में से 80 गए 8, 12:8 यानी कि 3:2। ठीक है, यही होता है भाई, 4 से काट दिया, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो द सम लेंट एट 8% इज, भाई जो 8% की साधारण ब्याज की दर से जो पैसा दिया गया था वो कितना था। तो देखो भाई 3 और 2 मिलके कितने हो रहे हैं, 5। ठीक है, 5 की जगह आपको कितना दे रखा है, 4000। भाई 800 गुना, तो 3 को 800 से गुना कर दो 2400, और ये हो गया 2 को 800 से गुना करोगे 1600, यानी 8% की दर से 2400 रुपये दिए गए थे और 10% की दर से 1600 रुपये दिए गए थे। ठीक है, 3 और 2 मिलके कितना हो रहा है, 5। 5 की जगह आपको दे रखा है कितना, 4000, कितना गुना, 800 गुना। तो मैं कहूँगा इस 3 की जगह हो जाएगा 3 का 800 गुना यानी 2400, और ये 2 की जगह हो जाएगा 2 का 800 गुना यानी 1600। ठीक है, यानी 8% की दर से आपने 2400 रुपये उधार पे दिए थे। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो इसी सवाल को, ऐसे सोचो कि आपने कुछ हिस्सा दिया 8% की दर से और कुछ दिया 10% की दर से। अगर ये 4000 रुपये आपने सारे अगर 8% की दर से दिए होते तो आपको कितना ब्याज मिलता। भाई 4000 का 8% कितना हो गया, 320 रुपये। भाई 4000 का 8% कितना हो गया, 320 रुपये। 320 रुपये ब्याज मिलता, लेकिन ब्याज मिला कितना, 352 रुपये मिला, ज्यादा मिला। तो कितना ज्यादा मिला, आपने देखा भाई 32 रुपये ज्यादा मिल गया। ठीक है, 32 रुपये ज्यादा मिला। ये 32 रुपये ज्यादा क्यों मिला, क्योंकि मैंने सारा का सारा पैसा 8% की दर से उधार पे नहीं दिया था, कुछ हिस्सा उसका 10% की दर से था। तो कितना ज्यादा ब्याज मिल रहा है मुझे, 8 की जगह मैं उसको 10 पे दे रहा हूँ कुछ हिस्से को, तो 8 से 10 जाने पे कितना % ज्यादा मुझे ब्याज मिल रहा है, 2% ज्यादा मिल रहा है उस हिस्से का। यानी उस हिस्से का जो 2% है वो 32 रुपये है उस हिस्से का। यानी जो पैसा मैंने 10% की दर से उधार पे दिया है उसका 2% किसके बराबर है, 32 रुपये के। अब 2% 32 रुपये के बराबर है तो 1% 16 रुपये के बराबर, तो 1% 16 रुपये के बराबर, तो मैं कहूँगा 100% हो गया 1600 रुपये के बराबर। यानी जो पैसा मैंने 10% की दर से दिया था वो था 1600 रुपये। तो जो बच गए 4000 में से 1600 जाने के बाद जो बच गए 2400 रुपये, ये मैंने दिए थे 8% की दर से। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। रुपये 1950 की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% की दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये प्राप्त हुए, तो 5% और 8% पर लगाई गई राशियों का अनुपात क्या है। ठीक है, वैसे ही सवाल आप इसको एलिगेशन से करो, अनुपात निकाल के छोड़ना है आपको, वैल्यूज पूछी भी नहीं है इसने।
तो देखो 3 साल में आपको ब्याज मिला है 300 रुपये, तो हर साल कितना मिला, 100 रुपये मिला भाई। तो 100 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है 1950 रुपये पे, तो कितना प्रतिशत मिल रहा है। तो आपको ये देखना 100 रुपये जो है वो 1950 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 100 कैसे आया, 3 सालों में 300 रुपये, तो हर साल 100 रुपये, तो 100 रुपये ब्याज 1950 पे, तो कितना प्रतिशत ब्याज मिला। 0 से 0 उड़ा दो, 5 से काट लो 2 पे, तो मेरा आ जाएगा 200 बटा में 39। ठीक है, अब देखो भाई, कुछ पैसा दिया गया 5% की दर से, कुछ पैसा दिया गया 8% की दर से, और दोनों को मिला के जो दर मिली वो मिली 200 बटा 39%। तो किस अनुपात में ये पैसा था, मैं कहूँगा 5% और 8% को जब मिलाया, ठीक है, प्रतिशत हटा ही दो, मान लो मन में ये प्रतिशत ही है, तो ये मिलके बना कितना भाई, 200 बटा 39। ठीक है, किस अनुपात में था अब आप निकाल सकते हो। देखो भाई 8 की गुना 39 से, तो 4, इसको 40 मान लो, 40 की गुना 8 से, 40 की गुना 8 से करोगे कितना मिलेगा, 320, लेकिन ये 39 था, तो 8 घटा दो 320 में से, कितना भाई 312। ठीक है, तो 312 और ऊपर ये 200 बचेगा, 312 में से 200 गए, कितने बचेंगे भाई 112। ठीक है, जो कि एक ही ऑप्शन में आप यहीं पे टिक लगा सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो 200 बटा 39 में से 8 निकालोगे तो आपको यही मिलेगा, सॉरी 8 में से 200 बटा 39 निकालोगे तो आपको 112 बटा 39 मिलेगा। 39 को नीचे मत रखो, क्योंकि यहाँ पे भी लिखोगे यहाँ पे भी लिखोगे, दोनों जगह कट जाने हैं, कोई मतलब नहीं लिखने का। यहाँ पे देख लो 5 की गुणा 39 से कितनी भाई 195, तो 200 में से 195 गए, कितने बचे 5, बटा में 39 आएगा, मत लिखो क्योंकि दोनों तरफ आएगा तो कट जाएगा। तो 112:5 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, कह रहा है रुपए 1750 को की एक राशि है, इसको 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज जो बराबर है, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपयों में कितना है। ठीक है भैया, यानी 1750 रुपये इसके 2 टुकड़े कर दिए। पहले टुकड़े पे 8% का ब्याज और दूसरे टुकड़े पे 6% का ब्याज पे इनको चढ़ा दिया गया। तो अब जो इन्हें ब्याज मिला वो बराबर मिला। ठीक है, ये 2 टुकड़े हैं, इसको चढ़ा दिया 8% ब्याज पे, इसको चढ़ा दिया 6% ब्याज पे। अब इन दोनों से जो ब्याज मिले वो दोनों ब्याज बराबर है। तो मैंने मान लिया जो 2 टुकड़े थे वो ए और बी थे। ठीक है, 1750 के 2 टुकड़े कर दिए ए और बी। ए को चढ़ा दिया 8% की दर से, बी को चढ़ा दिया 6% की दर से। तो अब जो ब्याज मिला वो बराबर मिला। तो मैं कहूँगा ए का 8% और बी का 6% बराबर है। भाई ब्याज मिला, ए का 8% मिला और बी का 6% मिला, क्योंकि ए को 8% की दर से चढ़ाया और बी को 6% की दर से चढ़ाया। तो मैं कहूँगा ए का 8% बराबर है बी के 6% के। तो मैं ये भी कह सकता हूँ 8 गुणा ए बराबर है 6 गुणा बी। भाई कैसे, ए का 8% मैं कहूँगा ए गुणा में 8/100 बराबर है बी का 6%, तो बी गुणा में 6/100। ठीक है, ये करता है 100 से 100 कटते तो वही चीज़ें आ जाएंगी, 8 ए बराबर 6 बी। ठीक है, तो यहाँ से आप ए अनुपात बी निकाल सकते हो। भाई क्या 6:8 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो वाले चैप्टर में आप देख चुके हो, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। तो देखो 6:8 यानी कि 3:4, यानी ए और बी जो इसके 2 हिस्से किए थे मैंने 1750 के, वो 3:4 में थे। 3 और 4 मिलके कितना भाई 7, लेकिन 7 नहीं, कितना है 1750, कितना गुना 250 गुना। तो मैं कहूँगा इस ए की जगह कितना होगा, 3 की जगह 3 का 250 गुना और 4 की जगह भी 4 का 250 गुना। ये हो जाएगा 750 और ये हो जाएगा 1000। यानी जो 2 पैसे थे, जो 2 टुकड़े थे, वो एक टुकड़ा था 750 और दूसरा टुकड़ा था 1000 रुपये। ठीक है, अब उसने पूछा आपसे प्रत्येक ब्याज कितना है। तो या तो ये निकाल लो 750 का 8% कितना है, या आप ये निकाल लो 1000 का 6% कितना है। तो 1000 का 6% निकालना आसान है, कितना हो जाएगा भाई 60।
ठीक है, तो ऑप्शन बी 60 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 750 का 8% निकालोगे वो भी आपको 60 ही मिलेगा। चलिए भाई नेक्स्ट। रुपये 1521 की राशि को दो भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर पर 5 वर्ष का ब्याज और दूसरे भाग पर 8% दर पर 10% के ब्याज जो बराबर है। तो दोनों भागों की राशि बताइए। ठीक है, 1521 के दो टुकड़े कर दिए। पहले टुकड़े को 10% की दर से 5 सालों के लिए उधार पे चढ़ा दिया, दूसरे टुकड़े को 8% की दर से 10 वर्षों के लिए उधार पे चढ़ा दिया। ठीक है, तो उसके बाद देखा जो दोनों से जो ब्याज मिला वो बराबर था। तो पहले को आप 10% की दर से चढ़ा रहे हो 5 साल के लिए। ठीक है, 10% की दर से 5 साल के लिए, तो कितना परसेंट ब्याज मिलेगा भाई? 50% मिल जाएगा हर साल। हर साल 10% 5 सालों के लिए, तो 10 गुणे 5 50% ब्याज मिलेगा। दूसरे वाले भाग पे 8% की दर से 10 वर्षों के लिए चढ़ा दिया, तो 8 गुणा में 10 80% ब्याज यहाँ से मिलेगा। मैंने मान लिया एक टुकड़ा ए था और दूसरा टुकड़ा बी था, यानी ए को चढ़ाया जब ब्याज पे तो मुझे 50% ब्याज मिल गया टोटल 5 सालों में 10 की दर से। बी को चढ़ाया ब्याज पे तो टोटल 80% ब्याज मिला भाई, 8% की दर से 10 सालों में 80% ब्याज मिला, और ये दोनों ब्याज बराबर है वो कह रहा है, यानी ए का 50% बी के 80% के बराबर है, ये आपको दिया है। तो मैं कहूँगा ए का 50% बराबर है बी के 80% के। तो यहाँ से ए अनुपात बी निकाल सकता हूँ कितना? 80:50, यानी 8:5। यानी ए और बी जो थे वो 8:5 में थे। उसने आपसे यही पूछा है कि वो दोनों टुकड़े कितने कितने थे। तो 8:5 में तोड़ दो किसको? 1521 को। भाई 8 और 5 कितना बन रहा है? 13। तो इस 13 की जगह आपको दे रखा है कितना? 1521। कितना गुना भाई? 13 एकम 13, फिर 13 एकम 13, फिर ये 17 ना 91। तो 8 की जगह कितना हो जाएगा? मैं कहूँगा 8 की गुणा कर दो 117 से। ठीक है, 7 8 56, ये 3 936। एक ही ऑप्शन में, सो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 5 का मान कितना? 5 की गुणा कर दो 117 से, कितना मिल जाएगा भाई? 585। ठीक है, यानी बेसिकली आपको 1521 को दो भागों में तोड़ना था 8:5 में। तो 8:5 में तोड़ोगे तो आपको 936 और 585 मिलेंगे, जो कि ऑप्शन डी में है अपने पास। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके बाकी के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।